थोड़ा सा आपको एनर्जी की चर्चा कर लेनी चाहिए। एनर्जी की चर्चा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी, इसमें क्या रिलेशन होगा? 1:-2 रेशियो -1 होगा। ये आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिए। दूसरी बात, जो En होता है ये टोटल एनर्जी है दोस्तों। ये टोटल एनर्जी का लिख रहा हूं मैं, टोटल एनर्जी। इससे आप जब चाहो इनको निकाल लो। ये -13.6 Z² होता है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल के हिसाब से होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात एनर्जी से रिलेटेड, अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चाहते हो जूल में चेंज करना, किसमें? जूल में चेंज करना, तो उसका तरीका है आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1.6 × 10⁻⁻19 से, तो जूल में चेंज हो जाएगा। अगर आप जूल से अर्ग में जाना चाहते हो तो उस केस में आपको 10⁻7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये जूल है, ये SI में आता है और अर्ग जो है ये CGS में आता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में चाहते हो, किलो जूल पर मोल में, तो यहां पर आपको 96 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 96 की। यानी कि ये जो है आपका पर पार्टिकल है, ये आपका पर पार्टिकल है, ये भी आपका पर पार्टिकल है, एक पार्टिकल के लिए है। और ये भी आपका अर्ग वाला भी, ये भी पर पार्टिकल है, एक पार्टिकल के लिए है। और ये आपके पास 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स के लिए है, फॉर 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स के लिए है। ये पूरा सिस्टम बन के आता है। ये थोड़े से चार्ट को आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, उसे भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, उसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n सेल ऑफ Be+3। आपको पोटेंशियल एनर्जी इन n सेल निकालना है। और किसके लिए निकालना है? फॉर Be+3 के लिए निकालना है। किसी भी तरह से परेशान मत होइए, Be+3 के लिए निकालना है। इसके लिए Z कितना होगा? इसके लिए Z की वैल्यू 4 होगी। इसके लिए Z की वैल्यू 4 होगी। N KLMN, ये 4th सेल है, ये आपका 4th सेल है, 4th सेल KLMN, तो ये 4th सेल है। इसका मतलब ये n की वैल्यू हो गई। अब देखो दोस्तों, निकालना है आपको पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है
तो आपको मैंने अभी एक चार्ट बताया था, एक सिस्टम बताया था, एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या थी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये 1, 2 और 1 ऐसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। अब आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला En, यहां चलिए, En यानी टोटल एनर्जी, इसका फॉर्मूला -13.6 Z² अपॉन n² बता दिया है, तो -13.6 और इसकी यूनिट भी बताई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल बताई है, एक पार्टिकल के लिए है, पर पार्टिकल। तो Z की वैल्यू क्या है? 4 है, 4 की पावर 2 Z² अपॉन n², इसकी वैल्यू 4 है। अब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल आ गया, पर एटम आ गया, चाहे पर एटम कहिए, ये टोटल एनर्जी आई है। आपको निकालनी क्या है? आपको निकालनी है, क्या निकालनी है आपको भाई? पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? ये 1 है तो ये 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -13.6 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल हो जाएगी। ऐसे देख लो ना, ये 1 है तो ये 2 है, इतना आंसर आ जाएगा। ये छोटे छोटे ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए, तभी काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। बिना, ये फॉर्मूला टाइप का चैप्टर है और बिना ट्रिक के फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी ट्रिक को फॉलो जरूर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें काइनेटिक भी निकालनी है, साथ में पोटेंशियल भी निकालनी है, दोनों ही निकालनी है। किसमें? थर्ड बोर ऑर्बिट। एन की वैल्यू गिवन क्या है? गिवन है एन की वैल्यू 3, थर्ड बोर ऑर्बिट। हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम है दोस्तों, हाइड्रोजन H के लिए Z की वैल्यू 1 होती है। अब आप निकाल लीजिए, आपको निकालनी तो काइनेटिक पोटेंशियल है, लेकिन फॉर्मूला जो आपको पता है En टोटल एनर्जी का, ये -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पता है या पर पार्टिकल पता है, इसे ही निकाल लिया करो, परेशान मत हुआ करो भाई। Z की वैल्यू 1 है और ये आपके पास 3 की पावर 2 आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ गया, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब क्या है? काइनेटिक एनर्जी रेशियो पोटेंशियल एनर्जी रेशियो टोटल एनर्जी, ये फॉर्मूला KPT 1 रेशियो -2 रेशियो -1, ये बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है। KPT 1:1 KPT 1:1 ऐसे याद कर लो। तो अब आपको यहां से काइनेटिक एनर्जी, ये -1 है तो ये 1 हो जाएगी, यानी फर्क क्या है दोनों में? केवल फर्क है साइन का, तो साइन चेंज कर दो, 13.6 अपॉन 9 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ये 1 है तो 2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 13.6 अपॉन 9 आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्योंकि जब ये 1 है टोटल तो ये 2 है, बात खत्म हो गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर।
डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ He प्लस। तो देखते हैं बच्चों कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगले क्वेश्चन में है डिस्टेंस बिटवीन, 18th क्वेश्चन है, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड बोर ऑर्बिट। पहली बात He प्लस दिया है तो He प्लस के लिए Z की वैल्यू 2 होगी। फिर एक तो थर्ड बोर ऑर्बिट दे रखा है यानी R3 निकालना है, एक 4 बोर ऑर्बिट दे रखा है R4 निकालना है। इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस ये इनके बीच की आ जाएगी R4 माइनस R3। तो अब आपको पिक्चर तो क्लियर हो गई होगी कि डिस्टेंस इस तरीके से निकल जाएगी, ये निकलेगा, ये आएगा। अब देखो Rn का फॉर्मूला क्या होता है, ये 52.9 n स्क्वायर अपॉन Z, ये पिकोमीटर, ये फॉर्मूला है भाई। तो इसको रख दो, क्या 52.9 n स्क्वायर 4 का मतलब 16, अरे 4 की पावर 2 करोगे अपॉन Z की वैल्यू भी बताई 2 माइनस 52.9 n की वैल्यू 3 है तो ये 9 हो जाएगा अपॉन 2। यूनिट क्या आएगी, पिकोमीटर आएगी। अब जरा देख लो कि पिकोमीटर में है या मीटर में है। ये मीटर में है, घबराने की बात नहीं है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ये आपको याद करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब 19 पर चलेंगे आप कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। व्हाट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट X वुड हैव टू बिकम फोर्थ ऑर्बिट अराउंड X would fit fourth orbit of X would fit inside first orbit of H। अरे फिट तो तभी होंगे ना, फिट तो तभी होंगे जब ये इक्वल हो जाए। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अभी आपको लिखवाया गया था। क्या लिखवाया गया था, Rn इज इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर अपॉन Z लगा दो। फोर्थ यानी यहां पर n की वैल्यू 4 है, फर्स्ट यानी यहां पर n की वैल्यू 1 है, तो 52.9 n स्क्वायर यानी 16 अपॉन Z। यहां पर भी 52.9 n स्क्वायर का मतलब 1, और हाइड्रोजन के लिए इसके लिए Z की वैल्यू तो 1 होती ही है, बस निकल गया, इससे ये कैंसिल, और Z की वैल्यू क्या आएगी भाई, 16 ही तो आ रही है, क्यों परेशान होते हो। 20 पर चलते हैं। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट, वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। 20 में वेलोसिटी पर पहुंच गए, 20 में वेलोसिटी पर पहुंच गए दोस्त, 20 में वेलोसिटी पर पहुंच गए हैं। तो वेलोसिटी का भी थोड़ा सा फॉर्मूला आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में वेलोसिटी पर चलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁻6 Z अपॉन n, क्या, मीटर पर सेकेंड, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का रेशियो ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट और फोर्थ बोर ऑर्बिट। तो सबसे पहले n की वैल्यू 3 है
और n की वैल्यू 4 है, परेशानी की बात नहीं है। तो V3 अच्छा क्या दे रखा है, Li+2 के लिए दिया है, तो Li+2 जो है, Li+2 के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, किसी भी कीमत पर परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ठीक है भाई, 2.18 ये तो कैंसिल होना ही है, जब रेशियो निकालना है 10⁶ Z के तो कैंसिल होने हैं। फिर भी आपका मन रखने के लिए होने तो कैंसिल ही हैं। V4 2.18 इंटू 10⁶ होने तो कैंसिल ही हैं, रेशियो निकाल लो, ये भी मीटर पर सेकंड आएगा, ये भी मीटर पर सेकंड आएगा, आपको रेशियो ही तो निकालना है, कुछ काम ही नहीं है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, उसकी भी थोड़ी सी बात कर ले। कर ले, 21 पर चलते हैं, 21 की बात करते हैं। 21 क्या कहता है, द रेडियस ऑफ सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट इज r, रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। कोई भी है भाई, हमें इससे मतलब नहीं है, इसने साफ साफ कहा है कि रेडियस ऑफ सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट, सेकेंड रेडियस ऑफ n इक्वल टू 2, ये गिवन है r। तो पूछ क्या रहा है, रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, ये आपको बताना है, ये कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है भाई, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं। आपको इसमें करना क्या है, रेडियस का फॉर्मूला जो लगाओ Rn, यहां पर एक कांस्टेंट ले लो, ऐसे ही कर लो कांस्टेंट, तब मजा आएगा आपको करने में, और ये n² Z हो जाएगा। तो यहां पर आपको इसकी वैल्यू R2, इसकी वैल्यू यहां k ले लो, ये n² यानी 4/Z आ जाएगा। ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, R ही तो गिवन है, k, अब k इंटू 4/Z, कोई परेशानी नहीं है, इसको आप इधर ले जाओ, R इंटू Z/4 इज इक्वल टू k हो जाएगा। बस ये सेकंड से आपने इंफॉर्मेशन ले ली, सेकंड से जब भी ऐसे क्वेश्चन हुआ करेंगे, हाँ इसकी रेडियस इतनी है, इसकी रेडियस बताओ, ये करो, फलाना करो, ढिमाका करो, तो आप एक कांस्टेंट ले लिया करो, आपकी बात बन जाएगी। तो अब R3 थर्ड पर पूछा है भाई, इज इक्वल टू होगा k Z² यानी कि 3 की पावर 2 9 अपॉन ये n² इसका स्क्वायर आएगा। तो अब R3 k की वैल्यू तो यहां से रखनी थी भाई, R इंटू Z/4 इंटू ये 9/Z आएगा, ये ना k की वैल्यू ही तो रखी है, Z से Z कैंसिल, 9/4 इंटू R, ये आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन करने हुआ करें तो आप इस ट्रिक को फॉलो करिए। अब चलते हैं 22 पर, कि 22 महाराज क्या आदेश कर रहे हैं, 22 साहब क्या कहना चाहते हैं, इसको भी देखते हैं। 22 को देखते हैं कि 22 क्या कहना चाहते हैं आपको। विच स्टेट ऑफ BE+3, BE+3 की बना है, तो BE+3 Z की वैल्यू 4 आ गई, है सेम ऑर्बिट रेडियस ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन,
ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ये इसकी और इसकी वैल्यू सेम है, रेडियस इसकी सेम है, रेडियस इन दोनों की सेम है, इन दोनों की रेडियस सेम है। विच स्टेट, स्टेट इसकी कौन सी स्टेट होगी जिससे इक्वल रेडियस आ जाए, इक्वल रेडियस आ जाए, ये आपको बतानी है। कोई बात नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जेड की वैल्यू फटाफट लिखता कैसे है इंसान, किस तरीके से लिख देता है जेड की वैल्यू। अरे दोस्त, आपको तो ट्रिक जानना है, कोई परेशानी की बात नहीं है। H है, HE प्लस है, Li प्लस 2 है, Be प्लस 3 है, परेशान मत हो। इस पर चार्ज 1 2 3 देख रहे हो, तो Z की वैल्यू चार्ज प्लस 1 4 आ गई। इसके चार्ज कितना देख रहे हो यार, 1 2 देख रहे हो, तो Z की वैल्यू 2 + 1 3 आ गई। चार्ज में 1 जोड़ दो तो Z आ जाएगा। इसको देखो फौरन, 1 चार्ज 1 + 1 तो ये 2 आ गया। इस पर चार्ज 0 है तो 0 + 1 1 आ गया। परेशान मत हुआ करो, परेशान नहीं हुआ करते, परेशान नहीं हुआ करते। तो अब यहां चलते हैं, आपको स्टेट पूछ रहा है कौन सी स्टेट होगी। Rn, यहां पर Be + 3 रख लो और यहां पर H रख लो। तो Rn इक्वल कितना होता है 52.9 n² Z। 52.9 n², हमें यही तो निकालना है। अपॉन Z तो पहले पता है 4। 52.9 n की वैल्यू क्या है भाई, ग्राउंड स्टेट n की वैल्यू 1, ग्राउंड स्टेट n की वैल्यू 1। कल बताया था यार कि हाँ, तो अपने शहर में रह रहे हो, होम सिटी में हो, तो ग्राउंड स्टेट है। MBBS या बीटेक में सेलेक्ट हो जाओगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, बताया था। 1 इसके लिए 1, इससे खल्लास कैंसिल, तो n की वैल्यू 2 आ गई। 23 पर चलते हैं, 23 पर चलते हैं कि 23 महाराज क्या जानना चाहते हैं। 23 क्या कहता है उस पर भी चलते हैं भाई, कि 23 क्या कहना चाहता है उस पर भी चलते हैं। 23, वाह, 23 कह रहे हैं कि आप ग्राफ बना दो, किसके किसके बीच में, वेलोसिटी वर्सेस जेड बना दो। किसके किसके बीच में, वेलोसिटी वर्सेस 1/n बना दो। किसके किसके के बीच में, वेलोसिटी वर्सेस n बना दो। 3 ग्राफ बनवा रहे हैं दोस्त, वेलोसिटी वर्सेस जेड। तो दोस्ती तो निभानी है, ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, जब दोस्त कह रहा है तो बनाना पड़ेगा। चलते हैं, इसको देखते हैं। वेलोसिटी अभी बताया था मैंने आपको कि ये वेलोसिटी जो है वो होती है 2.18 × 10⁻⁶। बताया था, थोड़ी देर पहले ही बताया था भाई। इनटू जेड अपॉन n, n को कांस्टेंट कर लो, n को कांस्टेंट कर लो। अरे भाई, v z के बीच का ग्राफ है तो n को कांस्टेंट करना पड़ेगा। ये किससे रिजेंबल करता है, y = mx से रिजेंबल करता है। तो जब भी आप z या वेलोसिटी वर्सेस z ग्राफ बनाएंगे तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर चलिएगा, वेलोसिटी 1/n, तो 2.18 × 10⁻⁶ × z, इसे कांस्टेंट कर लो। क्यों परेशान होते हो, कर लो भाई। 1/n, ये एक बन गई यूनिट। अरे ग्राफ क्या है, वेलोसिटी 1/n का ग्राफ है। 1/n, तो ये 1/n, n नहीं है, 1/n है। इसे आप x मान लो, 1 सेकंड के लिए मान लो।
वी एन इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड, और इसको आप x एज्यूम कर लो, इसे x एज्यूम कर लो, इंटू x आ गया, तो ये तो लीनियर का ग्राफ आ गया। तो यानी ये भी ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। अरे भैया ये x है तो vx ग्राफ हो गया, क्यों परेशान होते हो, इसको करते हैं। तो इसमें क्या कहानी है, ये इसको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा मुझे, इसको मैं यहां उठा करके लाता हूं, यहां उठा करके ले आता हूं। ये vn वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड, और ये n की पावर -1 आएगी इंटू n की पावर 1/n है ना, तो n की पावर -1 आएगी। ग्राफ हमारा v वर्सेस n है, 1/n नहीं है, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ये 3 ग्राफ बना दिए मैंने आपको। अब चलते हैं 23 के बाद 24 पर, देखते हैं 24 बाबा क्या कहते हैं। 24 पर चलते हैं, 24 क्या कह रहा है उसे भी देखने की कोशिश करते हैं कि 24 महाराज आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसे भी देखिएगा कि 24 महाराज आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसे भी देखिएगा। 24 पर चलते हैं, वाह वाह, 24 पर चलते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, तो आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, ये क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन सरकमफ्रेंस, यानी कि वेलोसिटी अपॉन 2πrn, वेलोसिटी को vn लिख दो और ये कर लो। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला vn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 बताया था, z अपॉन n आ गया, यूनिट क्या आई, मीटर पर सेकंड आई दोस्त, और rn का फॉर्मूला बताया था 52.9 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, लेकिन यूनिट क्या थी, पिकोमीटर थी। अब इस पिकोमीटर को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, ये मीटर में है, तो 52.9 इंटू 10⁻12 जेड स्क्वायर अपॉन n, अब ये मीटर में आ जाएगी, क्यों, क्योंकि 1 पिकोमीटर 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर होता है। अब आपको केवल कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है, सब खत्म, कैलकुलेशन जरूरी है बस। 25 पर चलते हैं। 25 क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी x, यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बाबा है। अब इलेक्ट्रॉन बाबा के साथ साथ यहां पर प्रोटॉन बाबा है, देखता हूं प्रोटॉन बाबा है कोई और बाबा है, वेलोसिटी x, प्रोटॉन बाबा है, प्रोटॉन बाबा है, प्रोटॉन बाबा है, प्रोटॉन बाबा है। इसकी वेलोसिटी, इन साहब की वेलोसिटी x गिवन है, तो इनकी वेलोसिटी निकालनी होगी। फॉर ए प्रोटॉन द वेलोसिटी, इसकी इनकी वेलोसिटी प्रोटॉन बाबा की वेलोसिटी निकालनी है। अब जो ये है इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ई जो है, मान लो लैम्डा ई की वैल्यू, मान लो यार लैम्डा की वैल्यू एल है मान लो, तो इनकी भी लैम्डा वो एल ही होगी, दोनों की लैम्डा सेम है, दोनों की लैम्डा सेम है, बस ये कह रहा है। तो डी ब्रॉगली क्या कहता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी,
H अपॉन mv, ये कहता है कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी x फॉर अ प्रोटॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू L रख दो, यहां H रख दो, me वेलोसिटी कितनी है, x है, ये एक इक्वेशन आ गई। यहां पर भी लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv, तो इसकी वैल्यू L रख दो, H की जगह H, ये mp और ये vp, ये दोनों वैल्यू सेम हैं, दोनों केसेस में L सेम है। कितना इजी क्वेश्चन है, H अपॉन me इंटू एक्स, H अपॉन mp इंटू vp, तो इससे तो ये खल्लास हो गया, लो कैंसिल कर देते हैं। मुद्दा है me और mp का, तो ये कोई मुद्दा थोड़ी है। mp इज इक्वल टू 1840 इंटू me, खत्म बात। प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, करके देख लो, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनमें यही रिलेशन होता है, रख दो भाई। तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन mp की जगह पर 1840 रख दो, 1840 इंटू वीपी आ जाएगा। बात खत्म है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, देखते हैं 26 बाबा क्या कह रहे हैं, 26 बाबा क्या कहते हैं उसको भी देखते हैं कि 26 बाबा क्या कह रहे हैं, उसकी समस्या को भी सुनते हैं। 26 भाई का क्या कहना है, उस भाई को भी सुनते हैं। 26 भाई क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, अभी तो बताया है यार, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन अभी बताया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन अभी बताया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन vn अपॉन सरकमफ्रेंस 2πrn रख दो, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z अपॉन n, क्या अपॉन कुछ नहीं है, 2π इंटू rn की वैल्यू रख दे भाई 52.9 इंटू 10⁻⁻12 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, तो क्या आएगा, इसे फ्रीक्वेंसी क्या भाई कितनी आएगी, देख लो, कैलकुलेशन ही करनी है। ये कांस्टेंट तो कैंसिल होने ही है, कांस्टेंट तो कैंसिल होने ही हैं, क्या आएगा, जेड स्क्वायर अपॉन n क्यूब आएगा। देखो करके देखो जरा, यही आएगा, जेड स्क्वायर अपॉन n क्यूब आएगा। अब चलते हैं 27 बाबा क्या कहते हैं, नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। 26 कहते हैं कि कितनी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, कितनी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। 26 कहते हैं कि कितनी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। आप वेव्स निकालो, कितनी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट है, यहां पर सेकेंड ऑर्बिट है, यहां पर आसपास थर्ड ऑर्बिट है। अब आपको वेव्स बतानी है, कितनी वेव्स बन रही हैं। ये न्यूक्लियस है, एक वेव बनेगी, 1 वेव, अभी समझ में आ जाएगा। ये दोस्त 2 वेव बनेंगी, कैसे, ये आसपास कुछ ऐसे बन करके आएगा, कुछ इस तरीके से चलेगा, यहां से ये कुछ ऐसा बन करके आएगा, कुछ इस तरीके से बन करके आएगा।
दो वेव्स बनेंगी, इसकी जो है दो वेव्स बनेंगी, ऐसे बनेगा। थर्ड में क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से बन करके आएगा। कैसे बन करके आएगा इसको देखिएगा, ये कुछ ऐसे बन करके आएगा, कुछ ऐसे बन करके आएगा, ऐसे बन करके आएगा। तो यहां पर वन वेव है, यहां पर टू वेव्स हैं। इसमें पिक्चर थोड़ी क्लियर हुई होगी आपको। यहां पर थ्री वेव्स हैं, मैं और भी बनाता हूं अभी। यहां पर थ्री वेव्स हैं। अब इसको मैं रब करता हूं और फोर्थ और फिफ्थ लेता हूं मैं, थोड़ी पिक्चर आपको वहां पर क्लियर हो जाएगी। हम फोर्थ ऑर्बिट लेते हैं, तो फोर्थ ऑर्बिट जब लेते हैं, ये न्यूक्लियस है, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां पर ले लो, यहां पर ले लो, तो इस तरीके से और इस तरीके से ये आएगा। ये चार वेव देखो ना कितनी सुंदर आ रही है। एक लैम्डा हो गया, एक लैम्डा हो गया तो एक वेव आ गई। यहां पर दूसरा लैम्डा हो गया तो दूसरी वेव आ गई, दूसरी वेव है ये। यहां पर तीसरा लैम्डा हो गया तो ये तीसरी वेव आ गई। यहां पर ये फोर्थ लैम्डा हो गया तो फोर्थ वेव आ गई। यहां पर देखिए ये एक लैम्डा था तो ये एक वेव थी। अब यहां पर ये दूसरा लैम्डा हो गया तो ये दूसरी वेव हो गई। यहां पर ये तीसरा लैम्डा हो गया तो ये तीसरी वेव हो गई। तो नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n। nth ऑर्बिट में n, सेकंड ऑर्बिट में दो वेव, थर्ड ऑर्बिट में तीन वेव, फोर्थ ऑर्बिट में फोर वेव, फर्स्ट ऑर्बिट में एक वेव आएगी। अब चलते हैं 28 पर कि 28 बाबा क्या कहते हैं। 28 बाबा की कहानी भी सुनते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं उनको भी थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। 28 बाबा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये दे रखा है 2n2 प्लस 3n1 इज इक्वल टू 18, 2n2 माइनस 3n1 इज इक्वल टू 6। दो इक्वेशन रखिए, दो इक्वेशन रखिए। क्या है भाई, परेशान नहीं होना है। दो इक्वेशंस दी हैं, दो इक्वेशन। मान लो यहां रेडियस है, ये मान लो n1 है, ये मान लो n2 है, ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, वो कुछ कोई भी हो सकता है, ये अगला ऑर्बिट है, और इसमें और बहुत सारे छोटे मोटे ऑर्बिट्स हैं, वो देखेंगे, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स हैं। करिए, इन दो इक्वेशंस के बारे में दिया है, ऐड कर दीजिए, कैंसिल हो गया। ये 4n2 इज इक्वल टू 24 आ गया, तो n2 की वैल्यू आ गई। हाँ ठीक है, n2 वैल्यू आ गई, 6 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, आप देखिए n1 की वैल्यू भी कितनी आएगी, कितनी आएगी, किसी में रख दो। तो n2 वैल्यू कितनी आई है, तो 2n2 प्लस 3n1 इज इक्वल टू, आपके पास 18 है, तो रखो, ये 6 दूनी 12 प्लस 3n1 इज इक्वल टू 18, तो 3n1 इज इक्वल टू आ जाएगा 18 माइनस 12 6 आ जाएगा, और n1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी कि n2 की वैल्यू 6 है, n1 की वैल्यू 2 है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखो, सिग्मा डेल्टा n, सिग्मा डेल्टा एन, प्रूफ भी करता हूं, परेशान ना हो, सिग्मा डेल्टा एन, सिग्मा डेल्टा एन।
तो डेल्टा एन क्या है, 6 में से 2 गया 4 आ गया, सिग्मा 4 यानी कि 4 + 3 + 2 + 1 यानी कि 10। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए कि प्रूफ कैसे किया जाए, इसे प्रूफ कैसे किया जाए। तो ये आपके पास प्रूफ भी कर देता हूं। यहां पर n = 2 है, यहां पर n = 6 है, यहां पर n = 5 है, यहां पर n = 4 है और यहां पर n = 3 है। n = 2 ही गया, ठीक है। देखते हैं, यहां से यहां आ सकता है, यहां से यहां आ सकता है, यहां से यहां आ सकता है, यहां से आ सकता है। कितनी लाइन हो गई, 4 हो गई। यहां से यहां आ सकता है, यहां से यहां आ सकता है, यहां से आ सकता है। कितनी लाइन हो गई, 3 हो गई। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहां से यहां। कितनी लाइन बनेंगी इस ट्रांजिशन में, 10 ही लाइन तो बननी है और कुछ हो नहीं सकता। तो जब भी वो n = 6, इसका मतलब 6th ऑर्बिट से n = 2, इसका मतलब 2nd ऑर्बिट में आएगा, तो ये इस तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस बन करके तैयार होंगी, इस तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस बन करके तैयार होंगी। 29 पर चलते हैं। Which of the following expression represents the spectrum of Balmer series? बामर सीरीज का स्पेक्ट्रम पूछ रहा है। तो बामर सीरीज के लिए क्या है भाई, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट वो पिफंड ये होता है। तो लैम्डा या न्यू बार = r, r क्या होता है, 1/n1² - 1/n2²। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। n1 की वैल्यू फिक्स होती है, लाइमन बामर 2 ये फिक्स्ड है फॉर बामर, बामर के लिए फिक्स्ड है, ये बामर के लिए फिक्स्ड है। n2 की वैल्यू आप n ले लो, इसकी वैल्यू क्या होती है, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक कहीं पर ले लो। तो न्यू बार = RH, इसकी वैल्यू फिक्स 1/4 - 1/n²। कैलकुलेशन कर लीजिए, नहीं आता है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, निकालना न्यू बार ही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये R है, यहां पर क्या हो गया, n² - 4 हो गया, ये 4n² हो गया। अब इसमें आप फॉर्मूला फिट कर दो, r/4n²। क्या फिट करोगे, n + 2 × n - 2 a² - b², a + b × a - b, ये फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। इतना कोई बड़ा खेल नहीं था। अब आगे चलिए 30 पर, कि 30 वाले बाबा जी क्या कहते हैं। आपको 30 पर चलना है कि 30 वाले बाबा जी क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछने की आपसे कोशिश कर रहा है, 30 में क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है इसके बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामर, पास्टन ब्रैकेट पिफंड ये सीरीज आई थी, इसको एक्सप्लेन किया था। लाइमन, बामर, पास्टन ब्रैकेट पिफंड सीरीज को एक्सप्लेन किया था, किसने किया था, बोर ने किया था, बोर ने। लाइमन, बामर, पास्टन ब्रैकेट पिफंड ये क्या थे भाई, ये जो फॉर्मूला अभी लिखा है आपको मैंने, R 1/n1² - 1/n2², ये n1 क्या है, ये लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है, लोअर ऑर्बिट है, ऑर्बिट कहो ना, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल भी कह दो या सेल कह दो, ये हायर ऑर्बिट है, हायर ऑर्बिट है, सेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, कहते रहो। ये किसने दिया, ये बोर, इसको किसने बताया कि ऑर्बिट होते हैं, बोर ने कहा था। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, लेकिन
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो हाइपर फाइन लाइंस थी, इसके बाद हाइपर फाइन लाइंस जो थी, जो कि SPDF सबसेल की वजह से आई थी, हाइपर फाइन लाइंस थी जो किसकी वजह से आई थी, किसकी वजह से आई थी, हाइपर फाइन लाइंस थी जो किसकी वजह से आई थी, SPDF सबसेल की वजह से आई थी, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो किसने एक्सप्लेन किया, एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था सोमरफेल्ड, याद कर लो, सोमरफेल्ड। इन्होंने एक्सप्लेन किया और सोमरफेल्ड ने एक नए क्वांटम नंबर दी, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये कौन सी क्वांटम नंबर थी, इनका नाम था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थी।